नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि बेटा हम लोग पिछली बार तय कर चुके हैं कि हम लोग हिंदी स्पेशल क्लासें करेंगे और वो आपका समय रहेगा 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच। कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 देखिए, तभी आपको ये चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आएंगी, बेटर समझ में आएंगी। आज हम क्लास 2 शुरू करते हैं, पार्ट 2। कल ही हम बात कर चुके थे आपको हिंदी किस लिए पढ़ना है, तो हम लोगों ने बात की थी चाहे वो संविदा शिक्षक वर्ग 1 2 3 की बात हो, एमपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी में जेल पुलिस हो, वन विभाग हो, पटवारी हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, एसएससी जीडी, या फिर हम बात करें बीएसएफ, सीआरपीएफ या अन्य कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, आप बेझिझक निसंकोच होकर यहाँ अपनी हिंदी तैयार कर सकते हो। जो प्रतिदिन आपको 45 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और आप पाओगे कि अगले 2.5 महीने में आपने हिंदी के उस कंटेंट को पढ़ लिया है जो शायद आपने आज से पहले ना पढ़ा हो। ठीक है, तो हम लोग क्लास की करते हैं शुरुआत। इससे पहले हम लोगों ने देखा हिंदी का पहला टॉपिक, जिसमें हमने शुरुआत की थी बेटा हिंदी के विकास के बारे में, हिंदी के इतिहास के बारे में। हम लोगों को जानना था कि सर हिंदी भाषा भारत में आई कैसे, हिंदी भारत की जो राजभाषा है वो बनी क्यों, और हिंदी भाषा का उद्गम कैसे हुआ। अगर हमें हिंदी भाषा के उद्गम के बारे में जानना था तो हमें हिंदी के पास्ट के बारे में जानना पड़ेगा, हिंदी के भूतकाल के बारे में जानना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं अतीत में हुई घटनाओं को ही हम लोग इतिहास कहते हैं, इसीलिए हम हिंदी के इतिहास की तरफ चलते हैं। और हमने कल देखा कि हिंदी का इतिहास कैसे शुरू हुआ, तो पता चला भारत में भाषा की शुरुआत। जी हाँ, पहले टॉपिक को हम लोग डाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए जिन लोगों ने इसे नहीं पढ़ा है पहले आप पहले वाली क्लास देखिए, दूसरी वाली नियमित ही क्लास देखनी है, प्रतिदिन देखनी है। क्लास 2 बजे शुरू होगी, 1:50 पे पहले पुराना रिवाइज करोगे और 2 बजे से क्लास ज्वाइन करोगे। मैं जैसे बताऊं आप केवल उन चीज़ों को फॉलो करना, अतिरिक्त कुछ नहीं लेना। प्रैक्टिस, थ्योरी, हिस्ट्री, सब कुछ इवन साहित्य तक हम यहीं करवाएंगे। बस आप क्लास को तैयार करते रहना, आप पाओगे कि आपने वेस्ट से भी वेस्ट पढ़ा है। जी हाँ, हमने देखा भारत में भाषा की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, तो पता चला सर वैदिक सभ्यता जब मध्य एशिया से आ रहा है तो 1500 ईसा पूर्व में लेकर आए। इसी तरह हमने पाया कि भैया भारत में सबसे पहले वैदिक सभ्यता के नाम से 1500 ईसा पूर्व में और एक भाषा आई जिसका नाम था संस्कृत। और हम सब जानते इसीलिए भारत में भाषा की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में मानी गई। चूंकि आज ईसा मसीह के जन्म के हो चुके हैं 2024 साल, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में भाषा की शुरुआत आज से 3524 वर्ष पहले हुई थी। यानी आज से 3524 साल पहले भारत में एक भाषा आई जिसको प्रमाणित या प्रथम भाषा भी कहा गया, नाम था संस्कृत। पिछली क्लास में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, तो अब वो सारी बातें तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन साथ में ये भी पढ़ा कि भारत की जो मूल भाषा थी जो इससे पहले भारत में थी उसका नाम था तमिल। लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें या सोर्स नहीं मिले, सबसे प्राचीन सोर्स जो मिले हैं वो हिंदी के ही मिले हैं और वेदों के रूप में मिले हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा वैदिक आर्य भाषा, या हम लोग कहेंगे भारतीय आर्य भाषा। फिर हम लोग थोड़े से आगे आए तो पता चला भाषा कैसे शुरू हुई। इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय आर्य भाषाओं के भेद, और हम लोगों ने देखा कि भारत में सर आर्य भाषाओं के कितने भेद हैं, तो पता चला सर भारत में आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो इनके भेद कितने हैं, तो हम लोग कहेंगे सर 3 भेद हैं। लेकिन सवाल ये था सर भारतीय आर्य भाषा है क्या, तो पता चला ऐसी भाषाएं जिनका निर्माण संस्कृत से हुआ है, ऐसी सारी भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि सर सबसे पहले हमने एक भाषा बनाई जिसका नाम था संस्कृत, दूसरे नंबर पर हम संस्कृत से कन्वर्ट हुए तो भाषा बनी जिसका नाम हुआ पाली, जैसे ही पाली से आगे आए तो एक भाषा बनी जिसका नाम था प्राकृत, और जैसे ही प्राकृत भाषा से आगे आए तो एक भाषा बनी जिसका नाम था अपभ्रंश, और जैसे ही अपभ्रंश नाम की भाषा पे आए तो एक भाषा बनी जिसका नाम था अवहट्ट, और अवहट्ट भाषा से जैसे ही आगे बढ़े तो एक भाषा बनी जिसका नाम हुआ करता था क्या, तो हम लोग कहेंगे सर हिंदी। और हिंदी भाषा में भी अगर आगे जाएंगे तो बनी खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो एक और भाषा बनी जिसे हम लोग खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं संस्कृत का निर्माण सर 1500 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व में हुआ, और आज हम कहाँ खड़े हैं तो हम लोग जानते हैं अच्छे से कि आज हम खड़े हैं 2024। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में
जब जब हिंदी भाषा का विकास क्रम आया तो इस बीच में गुजरना पड़ा 3524 साल से। तो अगर हम ये पूछें, बताइए भारत में हिंदी के विकास में आज तक कितना समय लगा, तो आप कहोगे सर 3524 वर्षों का समय लगा है। इतनी बातें हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे। फिर हम लोगों ने देखा क्या कि सर क्या इनमें कुछ और भी है। बिल्कुल, तो हमने इनके तीन भेद कहे। तीन भेद कुछ नहीं है, पहला भेद था जिसमें संस्कृत भाषा ही उसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा, और हम पढ़ चुके थे प्राचीन आर्य भाषा के बारे में। पाली से लेके हम कहाँ तक आ जाएं बेटा, अभट्ट तक, इसे मध्यकालीन आर्य भाषा के नाम से जाना। और मध्यकाल से आ जाएं बेटा कहाँ तक, यहाँ तक, तो इसे बोला आधुनिक। तो बेटा पिछली क्लास में इतनी बातें पढ़ चुके हैं, तो आज हम नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते, जिसका नाम होगा प्राचीन आर्य भाषा। पुनः बोल दूं, जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, आप जाइए पहले वो क्लास देखिए, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और अपनी कहानी की कर देते शुरुआत। सबसे पहली बात, प्राचीन आर्य भाषा। तो हम ऐसे कह सकते हैं प्रामाणिकता के आधार पर प्राचीन आर्य भाषा भाषा की शुरुआत थी, और ये वैदिक सभ्यता से आई। चूंकि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से माना गया, और इसे 500 ईसा पूर्व तक हम लोग मानते हैं। तो पहली बात तो यह है, प्राचीन आर्य भाषा का प्रभुत्व भारत में कब तक रहा, तो हम लोग कहेंगे सर प्राचीन आर्य भाषा का प्रभुत्व भारत में 1000 वर्षों तक रहा। तो लिख सकते हो, पहली बात लिखेंगे, यह भारत में प्रामाणिक रूप से भाषा की शुरुआत थी, और इसमें मूल रूप से, ऐसे लिखेंगे, शुरुआत थी, अगले लिखोगे इसे बनने में लगभग 1000 वर्षों का समय लगा, दूसरी बात, प्राचीन आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा जाता है, तो कह सकते हैं इसे भी मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, भारत में प्राचीन आर्य भाषा यानी संस्कृत से भारत की भाषा की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए प्राचीन आर्य भाषा में ही संस्कृत आर्य भाषा आएगी। सबसे खास बात ये थी, भारत में प्रामाणिक रूप से भाषा की शुरुआत यहीं से मानी गई है। इसे बनने में लगभग 1000 वर्षों का समय लगता है, और इसे भी मूल रूप से दो भागों में बांटा गया। इसका जो पहला रूप है वो क्या है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 1, और नंबर 1 है बेटा क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे सर वैदिक संस्कृत। और अब हम लोग जब आगे पढ़ रहे होंगे तो पता चलेगा वैदिक संस्कृत की मान्यता रही है सर 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक, 500 ईसा पूर्व तक। तो भारत में 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जिस भाषा को माना गया है उसे वैदिक भाषा कहा गया। इसमें वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद आदि की रचना हुई, भगवान की स्तुति की बात की गई, लेकिन लौकिक बात नहीं की गई। इसीलिए माना जाता है कि भैया वैदिक भाषा ही हमारी क्या है, देव ऋषियों की भाषा थी या देवताओं की भाषा है, लेकिन इसमें आम लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया। अब वैदिक भाषा से जब हम लोग आगे आए तो दूसरी भाषा मिली। सर दूसरी भाषा कौन सी है, तो हम लोग कहेंगे लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत जो भाषा है वो बेटा 500 ईसा पूर्व से, सॉरी ये हमने बेटा ये लिख दिया है थोड़ा गलत, इसे सुधार लेना है। तो ये सर क्या है, तो हम लोग कहेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और इसी बेटा 1000 ईसा पूर्व से कहाँ तक, तो हम लोग कहेंगे 500 ईसा पूर्व तक जिसे माना गया है वो क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर वही है लौकिक संस्कृत। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, प्राचीन काल के 1000 सालों को 500 के दो टाइम पीरियड में बांटा गया है। प्राचीन आर्य भाषा से भाषा की शुरुआत हुई थी, इसे बनने में 1000 साल लगे। इसमें दो भाग बने हैं, एक वैदिक संस्कृत अभी पढ़ाएंगे 500 और 1500 से 1000 के बीच में, और लौकिक संस्कृत जो 1000 से 500 के बीच में आया है। पहली बात ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, अगर है तो कमेंट जरूर करें।
और इसे हम लोग लिख लेंगे। तो पहले आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में वीडियो को पुश कर लेना और पुश करके लिख लेना, लेकिन नोट्स जरूर बनाना। ये वैल्यू अभी समझ में नहीं आएगी, यूनिट खत्म होने के बाद जब 100 से 150 PYQ होंगे तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2 कौन सी थी? मध्यकालीन आर्य भाषा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा किसकी? मध्यकालीन आर्य भाषा की। और हम सब जानते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा शुरू होती है कब बेटा? 500 ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से शुरुआत हुई और कब तक रही बेटा? तो हम कहेंगे 1000 ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल तक रही। तो कुल मिलाकर ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले से और आज ईसा मसीह के जन्म को कितने साल हो गए? तो हम लोग कहेंगे सर आज ईसा मसीह के जन्म को हो गए सर 1000। तो 500 बे 1000 जे कितने साल हो गए बेटा? 1500 साल। तो पहली बात तो ये है, लिखेंगे इसे 1500 वर्षों के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है सर। तो 1500 वर्षों के रूप में दर्शाया गया है बेटा इसे। इसके बाद हम लोग बात करें क्या? तो हम कह सकते हैं, अगला हम लोग कहेंगे इसे मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। वैसे कई भाग हैं क्योंकि अपभ्रंश की 7 शाखाएं भी बनी हैं, लेकिन मेनली भाग कितनी है बेटा? 4। एक बार बता देते हैं फिर हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर पाली भाषा। और दूसरे नंबर पे पाली के बाद आए, लेकिन टाइमिंग देख लें तो सर ये मानी गई 500 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक? 1 ईसवी तक। दूसरी कौन सी है बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा कब मानी गई? तो हम लोग कहेंगे सर प्राकृत भाषा मानी गई 1 ईसवी से लेकर और कहाँ तक? तो हम लोग कहेंगे सर 500 ईसवी तक। याद रहे ये ईसवी है और ये ईसा पूर्व है, डिफरेंस 1000 साल का हो जाएगा। तीसरी क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर तीसरी भाषा की अगर बात करें तो तीसरी भाषा का नाम क्या है? अपभ्रंश भाषा। तीसरी कौन सी है? तो हम कहेंगे अपभ्रंश भाषा। और अपभ्रंश भाषा की अगर बेटा बात करें तो ये रहेगी 500 ईसा ईसवी से लेकर 1000 ईसवी। 1000 ईसवी। अब तुम लोग ये कहोगे सर अगर जे बताओ सर पाली वाली हो गई यहाँ तक और प्राकृत वाली हो गई सर यहाँ तक और अपभ्रंश वाली हो गई यहाँ तक, तो सर ये बताओ 1000 ईसवी में तो हमारा मध्यकाल खत्म हो जाएगा। अबहट्ट कहाँ गई? वास्तव में अबहट्ट कोई भाषा थी ही नहीं। अबहट्ट को क्या किया बेटा? अपभ्रंश का बिगड़ा रूप और हिंदी के बने हुए रूप के बीच की घटना की। और उसकी टाइमिंग बड़ा अजीबो गरीब है, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, अभी समझेंगे तो एक एक बात को हम लोग समझ लेंगे। तो देखो बेटा अब आई कौन सी? तो हम लोग कहेंगे अबहट्ट भाषा। अबहट्ट भाषा। और ये अबहट्ट भाषा बेटा कब मानी गई? तो हम लोग कहेंगे 900 ईसवी से लेकर 1100 ईसवी। सर 100 साल इसके और 100 साल उसके, तो ये 4 भाग हमें पढ़ने इसमें। ठीक है, तो पहली बात तो मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली भाषा पाली, दूसरी प्राकृत, तीसरी अपभ्रंश और चौथी है अबहट्ट। अबहट्ट भाषा के बाद क्या होता है सर? तो आधुनिक आर्य भाषा आती है। और आधुनिक आर्य भाषा की अगर हम मैनली बात करें तो ये देखो ये है। अब इसकी बात करें बेटा तो 1000 ईसवी से लेकर कहाँ तक? तो हम लोग कहेंगे सर वर्तमान है 2024 या अब तक लिख देते, अब तक। सर इसमें कई भाषाओं का निर्माण हुआ है, हिंदी के कई रूप निकल के आए, लेकिन मेनली बात करें तो लिख देते हैं, लिखेंगे इससे ही आधुनिक भारत की अधिकांश भाषाओं का निर्माण हुआ। अधिकांश भाषाओं का निर्माण हुआ। ठीक है सर। सर और कुछ बात? बिल्कुल लिखेंगे इसमें हिंदी, खड़ी बोली,
असमिया, उड़िया आदि भाषाएं आई, आदि भाषाएं आई। तो अब एक एक करके पढ़ लेते। फिलहाल हमने कुछ नहीं है, केवल ओवरव्यू देखा। सर हमने देखा कि भारतीय आर्य भाषाओं के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से रही और इसका विकास 500 ईसा पूर्व तक माना गया। इसके बाद इस भाषा में संक्रमण पैदा हुआ और इसी से एक नई भाषा आई जिसका नाम था पाली। ये 2 रूप में है, वैदिक और लौकिक के रूप में। अब जैसे ही सर हमारे पाली, तो वो मध्यकाल का टाइम था। मध्यकाल में मलई, प्राकृत, अपभ्रंश और आभट्ट नाम की भाषा आई। 4 भाषाओं की बात की और फिर आई आधुनिक। अब नंबर 1 डाल लेंगे बेटा वैदिक संस्कृत, और ये किसमें है? तो हम कहेंगे प्राचीन आर्य भाषा के पहले वाले पॉइंट में है। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। आप ये समझ लो कि पहले दिन तो आप कंटेंट नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे दिन तो सरल ही लगेगा। कंटेंट समझना है तो एक पूरी यूनिट पढ़ो, फिर आप खुद अनुमान लगाना कि कंटेंट हाई है या लो है। ठीक है, तो एक यूनिट में अपना समय दीजिए। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। सर अभी हमने टाइमिंग भी देखी थी वैदिक संस्कृत की, तो क्या थी? तो पता चला सर 1500 ईसा पूर्व से लेकर, और ये कहां तक रही? ये कहां तक रहे? तो हम लोग कहेंगे सर 1000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। अब थोड़ा ध्यान दोगे विशेष। सबसे पहली बात, वैदिक संस्कृत कुछ नहीं है, आर्यों के द्वारा लाई गई जो वैदिक सभ्यता थी वो इसी में लिखी गई है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो यह लिखेंगे, यह भारत की सबसे प्राचीन भाषा थी। भारत की सबसे प्राचीन भाषा थी। ठीक है सर। दूसरा लिखेंगे इसे वेद भाषा, भाषा वेद सी भाषा, सी भाषा, कौमा छंदस भाषा या छांदस भाषा के नाम से जानते हैं। छांदस भाषा के नाम से जानते हैं। तो पहली बात तो यह है, वैदिक संस्कृत को वेद भाषा, वेदसी, छंदस, छांदस के नाम से जाना जाता है। लिखेंगे सर इसमें क्या हुआ? तो लिखेंगे इसमें वेद, कौमा वेदांग, कौमा पुराण, कौमा उपनिषदों का निर्माण हुआ। उपनिषदों का निर्माण हुआ। हम सब जानते हैं सर, सबसे प्राचीन ग्रंथ या प्राचीन पुस्तकें जो मिली हैं वो वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों के ही अंग क्या कहलाए बेटा? तो हम लोग कहेंगे वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और आगे चलकर किसका निर्माण हुआ? पुराणों का। पुराणों की संख्या है 18। और उसके बाद क्या बने बेटा? तो हम लोग कहेंगे उपनिषद। और जो उपनिषद बने हैं इनकी संख्या कितनी है? 108। इनकी संख्या कितनी है? 108। अब देखो लौकिक मान्यता कुछ और है, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रमाणित नहीं, प्रमाणित नहीं। लेकिन कभी ऑप्शन वाइज बात आती है तो मानना पड़ेगा। पहली बात हम सब जानते हैं, ये माना गया है कि भैया वैदिक संस्कृत का प्रयोग मानव ने किया ही नहीं है, देवताओं ने और देव ऋषियों ने किया। फिर ये माना गया कि भैया ब्रह्मा के द्वारा सप्त ऋषियों का निर्माण किया गया। और सबसे पहले सप्त ऋषियों ने क्या किया बेटा? त्रेता में एक ही वेद बनाया था जिसका नाम था ऋग्वेद। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं भैया, पहले हमारा एक ही वेद हुआ करता था, ऋग्वेद। आगे चलकर जब द्वापर आया तो महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वीपायन नाम के व्यक्ति आए, और महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वीपायन ने क्या किया? इन्हीं से 4 वेदों का निर्माण कर दिया। हम सब जानते हैं सर ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, और यजुर्वेद के बाद क्या आया बेटा? अथर्ववेद। कौन सा आया बेटा? अथर्ववेद। इसीलिए वैदिक भाषा को लौकिक भाषा के नाम से ना कहते हुए केवल वैदिक भाषा ही कही गई।
इस वैदिक भाषा में वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद का निर्माण हुआ। वेदों के अंग ही वेदांग का है। कितने थे? जैसे हमने 4 लिखा है, ऐसे 6 थे। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में हम वैदिक सभ्यता की डीपली चर्चा करेंगे, तो हम टॉपिक से ना भटके, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर भी जानना चाहो तो 6 हुआ करते थे। एक का नाम था सर शिक्षा, दूसरे का नाम हुआ करता था कल्प, तीसरे का नाम हुआ करता था फिर क्या, तो हम लोग कहेंगे सर निरुक्त, चौथा हुआ करता था बेटा व्याकरण, और पांचवा हुआ करता था क्या, तो हम लोग कहेंगे सर ज्योतिष, और छठवा हुआ करता था बेटा क्या, छंद। तो हम सब जानते हैं जैसे शिक्षा में क्या करते थे, सही उच्चारण पर और स्वर ज्ञान पर ध्यान दिया जाता था, जिसमें हम श्वासों की गति पर विशेष जोर देते थे। ऐसे ही बेटा कल्प हुआ, तो इसमें वैदिक विधि विधान को छोटे छोटे फॉर्मूले में डिवाइड कर दिया, कल्प सूत्र का निर्माण हुआ। निरुक्त भाषा विज्ञान था, जिसमें शब्दों के अर्थ को पलटने के लिए कुछ विशेष शब्दों का निर्माण हुआ। जैसे हमने कह दिया है इंग्लिश में होता है बट, यहाँ था लेकिन, किंतु, परंतु। तो हमने कहा राम एक अच्छा लड़का है, काफी मेहनती है, लेकिन पेपर पास नहीं कर पाए। अब कैसे अच्छे हैं, कैसे मेहनती हैं, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह है। महाभारत में हम सुनेंगे भैया, पितामह भीष्म ये, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये, कर्ण ये, दुर्योधन, दुशासन, लेकिन अर्जुन अर्जुन है। इसका मतलब तुम सब महारथी हो, वीर हो, पावरफुल हो, अर्जुन जितने नहीं हो। बस यही था। व्याकरण का प्रयोग करते थे शब्दों की सही मीमांसा। जैसे हम चाहें तो यहाँ एक शब्द का उदाहरण दे देते हैं। अब मान लो बेटा यहाँ एक लिखा है, शब्द क्या है, देखो एक लाइन लिख दी हमने, यहाँ पर एक लाइन लिखी, रोको मत जाने दो। ऐसे मान लो भैया हम कहीं जा रहे हैं, चेकिंग मिली, और जो चेकिंग मिली वहां हमारे जो अधिकारी हैं वे मौन व्रत है इनको, तो इनने एक बोर्ड रखला कि हम भैया बोर्ड दिखाएंगे, तो बाकी हिसाब से तुम कहा करोगे आदमी को निकलन जान दियो। तो उनने बोर्ड दिखाया, सिपाही ने देखा दूर से, एक दो सिपाही खड़े थे, एक बाइक रोक लिया आपने। उसने कहा देखो सर कह रहे हैं रोको मत जाने दो, सर ये कह रहे हैं रोको मत जान दो, इन्हें रोक लो जान मत दो। दूसरे ने की पागल तुम कछु नहीं जानती। सर ने जी कही रोको मत, सर जी कह रहे हैं इन्हें मत रोको जान दो। तो जे बता बेटा जा वाले सवाल को सही मतलब का है, जे तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें व्याकरण पता हो। और व्याकरण में यहाँ लगा दो कॉमा, तो इसका दुनिया पढ़ेगी तो कहेगी रोको मत जाने दो, और यहाँ लगा दिया है तो इसका मतलब है रोको मत जाने दो, रोकना नहीं है, जाने नहीं दे। ऐसी कई बातें पढ़ेंगे। तो ये हो गई बेटा आपकी क्या, हम कहेंगे वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से अगली भाषा की बात करें तो अगली भाषा आई जिसे हमने लौकिक संस्कृत का नाम दिया। क्या कहा बेटा, तो हम लोग कहेंगे लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत कब, तो हम कहेंगे 1000 ईसा पूर्व से कहां तक, तो 500 ईसा पूर्व तक। 1000 टू 500 ईसा पूर्व तक जिनकी बात होगी उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, लौकिक संस्कृत कहेंगे। ठीक है, चलो। तो पहली बात तो इसके कुछ नाम है। लौकिक संस्कृत पहली बात है क्या, तो ये कुछ नहीं है, वैदिक संस्कृत का ही सरलतम या हम लोग कहेंगे बदला हुआ रूप है। तो पहली बात ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे यह है वैदिक संस्कृत का ही बदला या सरलतम रूप है। ठीक है, दूसरी बात इसे नाम देते हैं तो हम कहेंगे इसे देव भाषा, यहां लिख देते हैं ग्रंथ क्योंकि इसमें ग्रंथ बने हैं, या शास्त्रीय भाषा भी कहा जाता है। अब बेटा शास्त्रीय भाषा एक टॉपिक है, कहा जाता है, आगे पढ़ाएंगे, कहा जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे सर शास्त्रीय भाषा का होता है, राजभाषा का होता है, राष्ट्रभाषा का होता है, वहां इनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, तो हम लोग कहेंगे देवताओं का वर्णन आया है, इसमें ग्रंथ लिखे गए और इसमें हमने भगवान की नहीं देवताओं की बात की है? तो चलो अब क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर इसमें दो काव्यों की रचना प्राप्त होती है। और पहला महाकाव्य कौन सा लिखा गया, तो हम लोग कहेंगे सर पहला महाकाव्य लिखा गया रामायण। और दूसरा महाकाव्य कौन सा लिखा गया, तो हम लोग कहेंगे महाभारत।
तो महाभारत और रामायण किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में, लेकिन किस में? तो लौकिक संस्कृत में। सर अब इनमें क्या है तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रामायण पर ही चर्चा कर लेते हैं। रामायण सब जानते हैं, रामायण पहला लिखा गया महाकाव्य है। तो पहली बात तो ये है, यह प्रथम लिखा गया महाकाव्य है। किसने लिखा? तो हम सब जानते हैं महाकवि वाल्मीकि। इसे आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा। अब बताएंगे क्यों आदि कहा है। आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। वाल्मीकि जी ने लिखा। सर इसमें क्या है तो हम लोग कहेंगे इसमें 24,000 श्लोक, हजार, और 7 सर्ग या कांडों का वर्णन है। तो पहली बात, हमारी रामायण में कितने हिस्से हैं, कितने कांड हैं? तो हम लोग कहेंगे सर 7 हैं। सबसे खास बात यह है, इसे महाकवि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। 24,000 श्लोकों का वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम की पूरी जीवनी मिलती है। रामायण चूंकि भारत का पहला महाकाव्य है, इसीलिए रामायण को हम लोग आदि काव्य भी कहते हैं। आदि काव्य। और इसे आदि काव्य कहते इसीलिए आदि कवि महाकवि वाल्मीकि को कह दिया। आदि शब्द का अर्थ होता है बेटा शून्य से शुरुआत या पहला, और पहला महाकाव्य इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? आदि काव्य भी पड़ा। अब सबसे खास बात क्या है तो हम लोग कहेंगे सर दो। पहली बात तो यह है सर, सर्ग क्या है? सर्ग तो लिखेंगे सर्ग का अर्थ होता है, सर्ग का अर्थ होता है टुकड़ा, अध्याय, अवयव, खंड, हिस्सा, कांड। तो याद रखेंगे सर्ग शब्द का ही मतलब होता है कि किसी भी चीज का टुकड़ा है, अध्याय है, अवयव है, खंड है, हिस्सा है। ये कभी नहीं आएगा कौन सा कांड है या कौन सा सर्ग, ये आएगा कौन सा नहीं है तो लव कुश कांड नहीं है। अब लौकिक कहानी तो वाल्मीकि जी की भी अलग है, तो लौकिक कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन तुमने सुना जरूर होगा कि वाल्मीकि जी हुआ करते थे, वो पहले एक डाकू हुआ करते थे, लोगों को लूटते थे। बाद में एक ऋषि आए और उन ऋषि ने क्या कहा, भैया जो तुम पाप कर रहे हैं ना, इसका भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। इनने की हम क्यों करेंगे, हमारा तो पूरा परिवार इससे पलता है, तो हमारा पूरा परिवार करेगा। इनने की एक बार बात कर लो, जे मम्मी पापा पति पत्नी बच्चों से बात की। इनने की नहीं, ये लाने का काम आपका है, आप कैसे लाओगे वो आप जानो, हम तो केवल उपभोक्ता हैं। इसीलिए आप अगर अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा। इन्हें लगा ले जिनके लाए कर करके मर गए, बेहू हवा संग नहीं दे रहे। उसी दिन घर त्याग दिया, चलते गए तब किया। कहा जाता है प्यास के मारे मरने ही वाले थे, तो इनने खुद से कहा मरा 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 मरा, और ये मरा मरा कन्वर्ट हुआ सीधा होकर क्या, राम 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 राम। भगवान खुश हुए, इन्हें भविष्य का ज्ञाता बना दिया, और इन्हें रामायण भगवान राम के जन्म के पहले लिखी। यही काम है कि भगवान राम जब आए ना तो स्क्रिप्ट पहले से लिखी है, इसलिए उन्होंने वही किया जो रामायण में लिखा था, और वो बने मर्यादा पुरुषोत्तम। और इसीलिए वाल्मीकि जी को कहा जाता है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। ये सबको पता है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे बेटा लौकिक संस्कृत में। अब आ जाते हैं बेटा कहाँ, तो हम लोग कहेंगे सर लौकिक संस्कृत के ही दूसरे भाग पर। इसका नाम क्या है? महाभारत। महाभारत, चलो हेडिंग डालेंगे सर महाभारत। अब महाभारत क्या और कब की घटना है? तो पहली बात तो यह है, यह भारत का दूसरा महाकाव्य है। सर सवाल यह है कि भारत का दूसरा तो है, बड़ा कौन सा है, महाभारत या रामायण? तो लिखेंगे भारत ही नहीं दुनिया की, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे खास बात क्या है तो हम लोग कहेंगे सर वो ये है, इसे महर्षि वेद व्यास के द्वारा
रचित किया गया किया गया। अब जो बेटा महर्षि वेदव्यास जी है ना, उनने महाभारत में भारत की कहानी बता दी, इसीलिए इन्हीं के दो तीन नाम है, नोट डाल के लिख देते हैं। नोट। वेद व्यास को वेदों का संकलन करता तथा भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। कहा जाता है। अब सर महाभारत में क्या हुआ तो हम सब जानते हैं कि इसमें पहले श्लोक हुआ करते थे। इसमें श्लोकों की संख्या बेटा कितनी थी? 12,000। फिर कितनी हो गई? 24,000। फिर कितनी हो गई? 48,000। सॉरी, आज कितनी है बेटा? 1,00,000। और इन्हीं 1,00,000 में एक हिस्सा है कौन? तो हम लोग कहेंगे सर गीता। और गीता में कितने श्लोक हैं? तो हम लोग कहेंगे सर 700। जब महाभारत में श्लोकों की संख्या हुआ करती थी 12,000, तब इसे संहिता कहा जाता था। 24,000 हुई तो हमने इसे जय संहिता कहा। और जैसे ही श्लोकों की संख्या 48,000 हुई तो हमने इसे भारत, और 1,00,000 होने पर हमने इसे नाम दिया महाभारत। तो याद रखेंगे इसके ये अलग अलग नाम भी हैं और इतने नामों से हम इसे जानते हैं। तो लिखेंगे महाभारत को भारत को संहिता, सहस्त्र संहिता, संहिता, जय संहिता और महाभारत के नाम से जानते हैं। भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। लेकिन लौकिक कहानी कुछ और है। लौकिक कहानी क्या है? अब देखो हम सब जानते हैं, पहली बात सर गीता भगवान अर्जुन के सवाल है, कृष्ण के जवाब है। जब भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि भैया आप केवल पूरा राज्य नहीं दे सकते तो 5 गांव दे दीजिए, 5 गांव से हम काम चलाएंगे, यदि देना है तो आधा दो और उसमें भी जो वादा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम। तो उनने कहा था भैया केवल 5 गांव दे दो, बाकी अपनी पूरी जमीन रखो, हम उसी खुशी से रहेंगे, वहीं खुशी से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष जगत का ले ना सका, जो था असाध्य साधने चला। देखो देखो दुर्योधन हरि को बांधने चला, भगवान कृष्ण को बांधने की कोशिश की। तब फिर भगवान कृष्ण ने समझाया, अरे दुर्योधन जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, आपकी बुद्धि खराब हो चुकी है, तुम किसे बांध रहे हो? पूरा संसार जगत हमसे ही है। और फिर उनने अपने विराट रूप। दूसरी बार क्या हुआ तो हम लोग कहेंगे जब अर्जुन लड़ाई लड़ने गए तो फिर उनने लास्ट में डिसाइड किया कि अब नहीं लड़ेंगे भैया, जैसा हमारे ये गुरु हैं, ये दादा हैं, जे हैं, जे हैं, अपनों के खिलाफ कैसी लड़ाई? अगर वो पूरा लेते तो हम पूरा भी देंगे, केवल परिवार के लिए खून बहाए ये नहीं। भगवान कृष्ण को लगा यार वहां हम कह चुके दुर्योधन रण ऐसा होगा जो कभी नहीं जैसा होगा है, तो फिर हम तो टैलेंट मतलब टेलर गया है भैया, तुम नहीं। फिर उनने पूरा उन्हें समझाया कि भैया सत्य और असत्य क्या है, पूरी कहानी वो है गीता। यानी गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। कहानी यह है कि वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने वाले थे, अब थोड़ा ध्यान देंगे जो लौकिक है तो याद रखेंगे ये लौकिक है जो आपने सुनी है। वेद व्यास जी को महाभारत लिखना था और महाभारत लिखना था ही भगवान शंकर के पास पहुंचे, एक ऐसा राइटर दो जो हमारी मन की स्पीड से लिख पाए और अगर बीच में टोके तो हम भूल जाएंगे। और ऐसा उस समय एक ही व्यक्ति था जिनका नाम था गणेश भगवान। और गणेश जी आए, गणेश जी ने लिखना शुरू किया। कहा जाता है लिखते तो इंक खत्म हो जाती और जैसे ही इंक खत्म होती तो उनने अपने दांत को तोड़ा और दांत से पूरा महाभारत लिखा। और इसे लिखने में टोटल कितने दिन लगे? 10 दिन। 10 दिन तक न खड़े हुए, न खाया, न पिया, न सोए, लगातार लिखा गया। 11वें दिन यहाँ से खड़े हुए, स्नान किया और वहीं से एक नियम बना कि भैया हम भगवान गणेश को 10 दिन रखेंगे, बिठाएंगे, सब कुछ होगा और 11वें दिन विसर्जन करेंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि भैया महाभारत को हैंड राइट किसने किया? भगवान गणेश के द्वारा
लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। तो हम लोग आएंगे अब कहाँ, तो हम लोग कहेंगे सर मध्यकालीन आर्य भाषा, और कल से हम लोग इस वाली बात पर चर्चा करेंगे। आपको कैसा लगता है ये आपने रिस्पॉन्स देते रहें, थोड़ा सा वीडियो को पुश करके लिखें, और जैसे ही टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे डीप चर्चा होगी, बहुत सारी बातें करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं आगे की क्लास में।